फ्रेंड्स, हमने आपको पूरे लॉ का रिवीजन के लिए ऑडियो सेंड किया हुआ है। आरटीपी जनवरी 26 भी आपको सेंड किया है। अब वह तो सुनते ही हैं, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट जानने से एग्ज़ाम में मार्क नहीं आएंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंसेप्ट वो इतना इम्पोर्टेंट है। आप डेली आधा घंटा 1 घंटा ऑडियो सुनते हैं, मटेरियल सामने रख के सुनते हैं, कंसेप्ट आपको मालूम भी है, लेकिन कंसेप्ट को केस स्टडी से, कंसेप्ट को क्वेश्चन से कोरिलेट करना इतना ही ज़रूरी है। इसीलिए क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस भी हम करते हैं। आज हम देखने वाले हैं रिवीजन टेस्ट पेपर सितंबर 2025। हर एक यूनिट में से एक एक कंसेप्ट उठाया जाता है। हमें गूगल की तरह क्वेश्चन आता है तो पूरे चैप्टर में देखना है यह कॉन्सेप्ट कहाँ पे दिया है और कहाँ से आंसर लिखने का स्टार्ट करना है और कहाँ तक लिखना है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जो 6 मार्क का वेटेज एग्जाम में है, उसमें से एक इजी कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है। हियरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है। पहले आपको हियरार्किकल स्ट्रक्चर पूछा है और नेक्स्ट में आपको बता भी दिया है ये सब जो कोर्ट है उसके पावर एंड फंक्शंस क्या रहेंगे, वो आपको यहाँ पे पूछा है। हियरार्किकल स्ट्रक्चर में हमने आगे लर्न किया हुआ है, लेक्चर में हमने पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट है वो अपेक्स बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 में हमने बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के सभी डिसीजन 141 आर्टिकल के अप्लाई करके सभी हाई कोर्ट को एप्लीकेबल होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट आर्टिकल में डिवाइड हुआ है। हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट है, उसको महाराष्ट्र हाई कोर्ट का डिसीजन परस्यूएसिव है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा तो हर एक हाई कोर्ट के लिए वह मैंडेटरी है। हम भी जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमारे सीए के फील्ड में हम ऐसा सुनते हैं जीएसटी में इतने करोड़ का बिलिंग किसी ने किया हुआ है, पढ़ के दुख भी होता है। तब उनको सेशन कोर्ट में से, उनको हाई कोर्ट में से जामीन मिला। ये सब हम अलग अलग कोर्ट तो सुनते ही हैं, लेकिन किसी को उसके फंडामेंटल राइट को अफेक्ट होता है तो आर्टिकल 32 के मुताबिक वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को भी रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। 226 के मुताबिक हाई कोर्ट में भी अप्लाई कर सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हमारे जैसे बहुत सारे रोल होते हैं। हम किसी के भाई भी होते हैं, किसी के बेटे भी हैं। वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब क्रिमिनल केस देखता है तब वो सेशन कोर्ट भी हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल एंड क्रिमिनल केस देखता है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है जो 10 लाख और उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो हाई कोर्ट के कंसल्टेंसी से बनाया जाता है। लेट वी सी, सबसे पहले हियरार्किकल स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट कोर्ट क्यों एग्जिस्ट है। हमारे यानी सिटीजन्स के और सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के जो डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए, रिड्रेस करने के लिए हमें यह हियरार्की की जरूरत पड़ती है। डिस्प्यूट्स को सोल्व करना है। किसके डिस्प्यूट है? सिटीजन के हैं एंड गवर्नमेंट एंड सिटीजन के हैं। सबसे टॉप में कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन है, फाइनल वर्ड है, सभी हाई कोर्ट को अप्लाई होता है एज पर आर्टिकल 141। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्ड है वो फाइनल डिसीजन मेकिंग है, उस पर हम चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। हमने आगे ही देखा अभी, हाई कोर्ट का डिसीजन है, दूसरी हाई कोर्ट के लिए परस्यूएसिव है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो मैंडेटरी है। नाउ पावर एंड फंक्शंस ऑफ द वेरियस कोर्ट्स। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशरी सिस्टम की अपेक्स बॉडी है, हाईएस्ट बॉडी है, उसका डिसीजन फाइनल है।
कब बनाया है हमने? जब हमने प्रजासत्ताक दिन 26 जनवरी 1950 के दिन बनाया है। उसकी हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर्टिकल 1 to 6 में उसको पावर दिए गए हैं। टोटल मेंबर जब हमने सुप्रीम कोर्ट बनाया था 1950 में तब 7 मेंबर थे। अभी केसेस बढ़ जाने की वजह से 34 मेंबर हैं। पहले 7 थे, अभी 34 है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। किसी भी इंडिविजुअल को कुछ रिलीफ चाहिए तो डायरेक्ट रीट पिटीशन यानी कोर्ट में अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के मुताबिक एप्लीकेशन यानी कि रीट पिटीशन कर सकता है। हाई कोर्ट है वो हर एक स्टेट में होती है और उसी स्टेट के लिए वो हाईएस्ट कोर्ट मानी जाती है। आर्टिकल 214 ऐसा बोल रहा है कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होनी चाहिए। हाई कोर्ट को अपीलेट ज्यूरिडिक्शन एंड सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन भी है, यानी उसको मैनेजमेंट ऑफ द वेरियस केसेस, सुपरवाइजरी, कंट्रोलिंग, मैनेजिंग, वो सब पावर दिए गए हैं। सुपरवाइजरी पावर अंडर आर्टिकल 2 to 7 दिया गया है। किसी को फंडामेंटल कुछ अनजस्टिस होता है तो उसके वायोलेशन के सामने 2 to 6 में सिटीजन है वो हाई कोर्ट में रीट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। हाई कोर्ट के नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सिविल मैटर्स भी देखती है। डिस्ट्रिक्ट जजेस है सिविल मैटर, यानी कोई प्रॉपर्टी का इश्यू है। हम जब खेत में जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि सीढ़ाना झगड़ा है, दैट मीन्स प्रॉपर्टी में एक दूसरे उसके अंदर आ जाते हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है ऐसा बोलते हैं, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज है। कोई डैमेजेस है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब केस है सिविल है। डिवोर्स है वो भी सिविल है। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिसीजन लिया जाता है। वही कोर्ट जब क्रिमिनल केसेस देखती है तब उसको हम सेशन कोर्ट बोलते हैं। मर्डर है, रेप है, ऐसे जब क्रिमिनल केसेस है वही जगह पे जब कोर्ट वह डिस्कस करती है तब वो सेशन कोर्ट बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो सिविल जज होते हैं वो अप टू 2 करोड़ तक के केसेस ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखते हैं, यानी नॉट मोर देन 2, यानी अप टू 2 करोड़ तक के केसेस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैंडल कर सकते हैं। कौन सा केस कौन से डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना उसका टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन डिसाइड करना होता है। वो किसके आधार पे किया जाता है? तो कहाँ पे पार्टीज रहती है और कहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। जहाँ पे पार्टी रहती है, जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, उसके रिलेटेड इश्यू उसी कोर्ट में हमें अप्लाई करना होता है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, वह हाई कोर्ट से कंसल्ट करके उसी सिटी में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है वो एस्टेब्लिश की जाती है। वह चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर उसके पास है और उसका मजिस्ट्रेट है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, उतने उसके पावर्स उसे दिए जाते हैं। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं आपको। सबसे पहला ही केस स्टडी है सेक्शन 60 का है, अप्रोप्रिएशन ऑफ द पेमेंट। हमने लेक्चर में लर्न किया हुआ है जब एक से ज़्यादा डेट पे करने के बाकी है तब डेटर्स को बोल देना है अभी मैं लमसम पे कर रहा हूँ, वो किसी डेट के सामने है। डेटर से नहीं बोला है तो क्रेडिटर्स है वो बोल देगा आपके कौन से डेट के सामने मैं सेट ऑफ ले रहा हूँ। दोनों ने नहीं बोला है तो एग्जैक्ट अमाउंट कोई है तो उसके सामने सेट ऑफ लेना है। फर्स्ट इन टाइम है तो उसके सामने सेट ऑफ लेना है। इसीलिए यहाँ पे सेक्शन 60 अप्लाई करना है। अल्बर्ट था, अल्बर्ट ने 2 लोन लिया था, एक 3 लाख का था, एक 4 लाख का था। 3 लाख का जो लोन था वो रॉबर्ट ने गारंटी दी हुई थी। अल्बर्ट ने 2 लोन लिया, 3 लाख एंड 4 लाख। 3 लाख वाला लोन था वो गारंटेड था। अल्बर्ट ने 2 लाख पे किया लेकिन बताया नहीं कि वो 3 लाख के सामने सेट ऑफ लेना है या 4 लाख के सामने लेना है। डेटर्स नॉट इंटीमेटेड। बैंक ने क्या किया, वो जो अनसिक्योर्ड था ना, गारंटी बिना वाला था ना, उसके सामने 4 लाख के सामने 2 लाख सेटअप ले लिया। बाद में रॉबर्ट जागा, रॉबर्ट ने ऑब्जेक्शन लिया, नहीं 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 मेरे 3 लाख के सामने सेटअप लो। तो बैंक ने आर्ग्यू किया आपने कुछ बताया नहीं था, इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप गारंटेड के सामने ही सेटअप ले। हमें
जिसके सामने सेट ऑफ लेना है उसके सामने सेट ऑफ ले सकते हैं। आल्बर्ट ने बैंक से 3 लाख एंड 4 लाख की 2 लोन ली हुई थी। 3 लाख की लोन सिक्योर्ड थी यानी गारंटी थी, 4 लाख पे गारंटी नहीं थी। आल्बर्ट ने 2 लाख पे किया, किसके सामने सेट ऑफ, वो बोला नहीं, इसीलिए बैंक है वो 4 लाख जो गारंटी बिना की लोन थी उसके सामने सेट ऑफ ले रही है। जब आल्बर्ट उसका अपोज करता है तो क्या आल्बर्ट करेक्ट है या बैंक करेक्ट है? आपका दिमाग का गूगल घुमाओ। यहाँ पे सेवरल डेप्ट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट सेक्शन 60 एप्लीकेबल होगा। डेटर्स ने इंटीमेट नहीं किया है किसके सामने सेट ऑफ लेना है, ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस फिक्स अमाउंट भी नहीं है। 3 लाख एंड 4 लाख 2 अमाउंट थी, उतना ही पेमेंट नहीं किया है, तो क्रेडिटर के पास डिस्क्रेशन है। क्रेडिटर यहाँ पे बैंक है, बैंक को इच्छा होगी उसके सामने बैंक सेट ऑफ ले सकती है। इसीलिए बैंक ने जो 4 लाख के सामने सेट ऑफ लिया है वो चलेगा, वो वैलिड है। हाँ, कोई डेट डिस्प्यूटेड होता, आल्बर्ट बोलता ये 4 लाख का लोन मेरा है ही नहीं, मैं कोर्ट में गया हुआ हूँ, तो बैंक 4 लाख के सामने सेट ऑफ नहीं ले सकती, डिस्प्यूटेड डेट के सामने सेट ऑफ नहीं ले सकती। लेकिन यहाँ पे कहाँ बोला है कि डिस्प्यूटेड है? इसीलिए यहाँ पे बैंक ने जो 4 लाख के सामने सेट ऑफ लिया है वो बैंक का डिस्क्रेशन है एंड बैंक करेक्ट है। पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन दिया हुआ है वही डिफरेंट वर्डिंग्स में समराइज फॉर्म में लिखना है। इसीलिए केस स्टडी में ऑलवेज याद रखो कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपको केस स्टडी दिया हुआ है वही डिस्क्राइब करना है और बाद में डिसीजन देना है। कभी आप डाउट है, कंफ्यूज है, तो आप ऐसा कर सकते हो, पहले केस स्टडी लिखो, बाद में कॉन्सेप्ट और बाद में आंसर लिखो। क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट टू आई एक्सप्लेन किया है एंड टाइम इज एसेंशियल। 2 टॉपिक साथ में आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले सार्थक जैन हमारे जैसा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, एक बढ़िया सा ऑफिस बना रहा था और मेसर सेरी को बोला था एक तू इंटीरियर तुझे मैं अपॉइंट कर रहा हूँ, एक कहीं पे भी पूरे जामनगर में ना होना ऐसा मुझे ऑफिस बना के आप डिज़ाइन दे दो। कब तक चाहिए? 31 जनवरी 25। लेकिन उस डेट तक 31 जनवरी 25 तक उसने सिर्फ 20 to 30% ही डिज़ाइन रेडी की थी। सार्थक जैन का दिमाग घूम गया, उसने बोला मैंने तुझे ड्यू डेट दी थी तब तक ने 20-30% ही रेडी किया है, तो आगे तो क्या करेगा? उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। सेरी ने सार्थक जैन पे स्यू किया, मैंने तेरे लिए कितने दिन बिगाड़े, कहाँ कहाँ मैंने रिसर्च किया है, तो उसका मुझे जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ है वो मुझे चाहिए। सार्थक जैन बोल रहा है तूने मेरा काम कंप्लीट नहीं किया है, मैंने तेरे काम का यूज़ भी नहीं किया है, इसीलिए मैं तुझे पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं हूँ। सार्थक जैन सीए है, मेसर सेरी को अपनी ऑफिस के लिए इंटीरियर का डिज़ाइन बनाने का बोला, 31 जनवरी 25 ड्यू डेट बोल दिया, लेकिन 20 to 30% ही इंटीरियर ने सिर्फ डिज़ाइन रेडी किया था, इसीलिए सार्थक ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया और सार्थक ने उस डिज़ाइन का कहीं पे भी यूज़ भी नहीं किया, कहीं पे भी यूज़ नहीं किया, इसलिए क्वांटम मेरिट भी अप्लाई नहीं होगा, बेनिफिट ही नहीं लिया है। इसीलिए जब इंटीरियर सार्थक जैन पे स्यू करेगा कॉस्ट रिकवरी का, तो सार्थक जैन को क्या पेमेंट करने की ज़रूरत है? नहीं। लेट वी सी क्वेश्चन 3 का आंसर। सबसे पहले 2I आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? Contract which can be enforced at the option of one or more party but not at the option of other or others. एक पार्टी के ऑप्शन से वैलिड है, दूसरे के ऑप्शन से वैलिड नहीं है, वॉइडेबल। हमने डिटेल में लेक्चर में लर्न किया है। अग्रीड पार्टी है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सकता है, अग्रीड पार्टी को ऐसा लगता है तो वो कैंसिल भी कर सकता है। यहाँ पे सार्थक जैन है ना, वो अग्रीड पार्टी है, सार्थक जैन बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो इंटीरियर को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा। क्वेश्चन अराइज हो रहा है, मेसर सेरी है वो मांग रहा है डैमेजेस और कॉस्ट, तो क्या सार्थक जैन को पेमेंट करने की ज़रूरत है? तो सिचुएशन क्या है, टाइम पे तो काम किया नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है,
तो इस सिचुएशन में गिवन केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन सार्थक जैन पेमेंट नहीं करेगा। क्यों? उसने कुछ भी बेनिफिट नहीं लिया है और उसने नया डिज़ाइनर अपॉइंट कर दिया है। सार्थक जैन मैसर शेरी को कुछ पेमेंट नहीं करेगा, उसने विद इन द टाइम काम ख़त्म नहीं किया है और उसका जितना काम हुआ है उससे सार्थक जैन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। क्वेश्चन 4 है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में जब हम नॉट कॉम्पिटेंट पर्सन की बात करते हैं तब सबसे पहले हमारे दिमाग में माइनर आता है। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। माइनर की प्रॉपर्टी माइनर की नेसेसिटी के लिए लायबल है। माइनर पर्सनली लायबल नहीं, उसके पेरेंट्स भी लायबल नहीं। यह कंसेप्ट यहाँ पे सेक्शन 11 लर्न करना है। रोहन 17 साल का है, उसका मतलब माइनर है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए यानी नेसेसरी हो गया। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल सेल्स सेंटर के पास से 25,000 में मोबाइल परचेस किया। ऑनलाइन वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी के लिए ही यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी। ड्यू डेट पे उसने पेमेंट नहीं किया। मोबाइल की दुकान वाला मोबाइल सेल्स सेंटर ने रोहन पे स्यू किया, मुझे पेमेंट चाहिए। रोहन के पास कैश बैलेंस 15,000 पड़ी हुई थी, अच्छा लटका था, पापा जो देते थे समोसा खाने के लिए उसमें से बचाता था। इनफ मनी नहीं था, फादर के पास था, रोहन के पास 15,000 ही था। तो सिचुएशन को एग्जामिन करो और देखो कौन लायबल होगा। पूरा 25,000 उसका फादर पे करेगा, 15,000 रोहन करेगा, क्या रिजल्ट आएगा? सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी तक 15,000 तक रोहन लायबल होगा। रिपीट द केस। रोहन ऑनलाइन लर्निंग के लिए मोबाइल शॉप से मोबाइल 25,000 वाला परचेस कर रहा है। वो 17 साल का है, माइनर है, उसके पास 15,000 की केस अवेलेबल है, तो बाकी का 10,000 कौन पे करेगा? कोई पे नहीं करेगा। सेक्शन 11 माइनर नॉट कैपेबल इनटू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। माइनर के साथ के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। माइनर उसकी लायबिलिटी पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे माइनर नहीं है वैसे पेरेंट्स एंड गार्डियन भी नहीं है। जब माइनर ने पेरेंट्स को पूछ के किया है, एज ए एजेंट किया है, तो ही उसके पेरेंट्स लायबल होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है, इसीलिए माइनर के पेरेंट्स है वो रिमेनिंग 10,000 के लिए लायबल नहीं है। नेसेसरी सप्लाई की हुई है, पढ़ने के लिए दिया है, पढ़ना है वो नेसेसरी है। माइनर पर्सनली लायबल नहीं है। वह फैक्ट को ध्यान में रख के 15,000 है वहाँ तक पे करेगा। उसके पेरेंट्स लायबल नहीं है। रोहन की असेट लायबल है, इसीलिए सिर्फ 15,000 तक ही रोहन पेमेंट करेगा। रोहन विल पे ओनली अप टू 15,000। फादर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज रोहन ने एज ए एजेंट काम नहीं किया है। माइनर के साथ के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो, नेसेसरी सप्लाई की है तो माइनर की प्रॉपर्टी लायबल, लेकिन उसके पेरेंट्स लायबल नहीं है क्योंकि एज ए एजेंट उसने काम नहीं किया है। अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लास्ट यूनिट जो कोजी कॉन्ट्रैक्ट एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट लर्न किया हुआ है, उसमें कोजी कॉन्ट्रैक्ट कंसेप्ट आपने फाइंडर ऑफ द गुड्स, आप मोबाइल यहाँ पे क्लास में भूल गए, आपको आपके फ्रेंड को मिला, क्या दूसरे दिन उसको रिटर्न करने की ज़रूरत है? वो तो बोल देगा तूने मुझे कहाँ दिया था। अरे भाई मेरा है, नेचुरल जस्टिस, इक्वालिटी, तू मुझे वापस दे दे वरना मैं कोर्ट में जाऊंगा। तो यह जो 72 का कंसेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। थोड़ा डिफरेंट वे है। दुकानदार ने अखिल ने जो ऑर्डर दिया था वो अखिल के घर पे गुड्स न देते उसके नेबर के घर पे गुड्स दिया। हमने फ्रूट वाला एग्जांपल लेक्चर में लर्न किया था। नेबर के घर फ्रूट आया, वो खा गया तो फ्रूट का पेमेंट करना ही पड़ेगा ना। उसने बर्थडे गिफ्ट समझ लिया था, ऐसा क्वेश्चन था। यहाँ पे वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़े डिफरेंट वे से पूछा है। अखिल ने 100 kg वीट साहिल को ऑर्डर दिया, इवनिंग तक दे दूंगा ऐसा साहिल ने बोल दिया। साहिल देने के लिए आया लेकिन मिस्टेक करके नेबर के घर दे के चला गया, तो कौन पे करेगा? अखिल पे करेगा या उसका नेबर पे करेगा? 72 कोजी कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होगा। हमने जो अलग अलग 5 उसके केसेस देखे हुए हैं उसमें से एक केस ऐसा भी था, बाय मिस्टेक
कुछ बेनिफिट दिया है, अंडर कोशोइन कुछ बेनिफिट लिया है, तो वो रिटर्न करना है। मिस्टेक एंड कोशोइन से कुछ भी मिला हुआ है तो वापस दे देना है। वही केस स्टडी आपको शिव प्रसाद सीरीज वर्सेस चंद्र, शिव प्रसाद सीरीज वर्सेस चंद्र में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। बाय मिस्टेक आपने कुछ भी गुड्स की डिलीवरी और किसी को दे दिया है तो उसका पेमेंट उसको करना पड़ेगा, इसीलिए कोजी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेबर विल बी लायबल टू पे, नेबर है वो उसका पेमेंट करेगा। 72 कोजी कॉन्ट्रैक्ट, 5 केसेस में से एक केस उठा के मिस्टेक और कोशोइन से कुछ फायदा लिया है तो वह रिटर्न करना, यह कंसेप्ट है। अभी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की ओर देखो। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में बेलमेंट हमने लर्न किया था। बेलमेंट में आपने अपना गुड्स और किसी को रिपेयर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, संभालने के लिए दिया है तो ये बेलमेंट होगा। बेलमेंट दो तरीके का था, ग्रेटिट्यूस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। ग्रेटिट्यूस बेलमेंट कैंसिल हो सकता है 159 में, लेकिन मैंने गुड्स आपको दिया था, ग्रेटिट्यूस था, यानी मैंने आपसे कुछ रेम्यूनरेशन, कुछ चार्जेस नहीं लिया था। मेरी गाड़ी मैं 15 दिन आपको दे के गया था, मैं 10 दिन के बाद वापस लेने के लिए आया तो 10 दिन में आपको जो बेनिफिट मिला है उसमें से मैं 5 दिन पहले ले रहा हूँ, उसका जो लॉस हुआ होगा वो डिडक्ट करके, लॉस ज़्यादा तो मुझे पे करना पड़ेगा, उतना पे करके मैं आपसे ग्रेटिट्यूस बेलमेंट कैंसिल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, हायर वर्ड यूज किया है, हायर वर्ड यूज किया, इसीलिए वो ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है ही नहीं। और ग्रेटिट्यूस बेलमेंट नहीं है तो नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट कभी कैंसिल नहीं हो सकता। रीड दैट, राहुल हायर्ड ए कार। हायर्ड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीवर्ड ऑलवेज याद रखो। एग्जाम के अगले दिन सी वो कीवर्ड ही देखना है, पूरा केस स्टडी पढ़ने में जाओगे तो नहीं पहुंच पाओगे। 15 दिन के लिए राहुल ने एक कार हायर किया था। 5 दिन के बाद कुशवाहा ट्रैवल्स, जो बेलर था, जिसकी गाड़ी थी, 5 दिन के बाद आया, बोला मुझे वापस दे दो। वो बोला तुझे जो नुकसान जा रहा है वो कंपेंसेशन पे कर दूंगा, लेकिन प्री मैच्योर टर्मिनेशन लॉ ने बोला है तो मुझे वापस दे दो। राहुल ने रिफ्यूज किया, मैं वापस नहीं दूंगा। कुशवाहा ट्रैवल्स कोर्ट में जाता है, स्यू करता है कि मुझे गुड्स वापस चाहिए, इमरजेंसी नीड है, मेरे बेटे की शादी है। तो क्या कुशवाहा ट्रैवल्स टाइम खत्म होने से पहले कार वापस ले पाएगा? वो इसका क्वेश्चन है। एप्लीकेबल सेक्शन 159, दो तरीके का बेलमेंट, ग्रेटिट्यूस एंड नॉन ग्रेटिट्यूस। ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है तो लॉस एक्सेस बेनिफिट पे करके आप डिमांड बैक कर सकते हो, प्री मैच्योर अलाउड है, लेकिन जो लॉस हुआ है वो पे करना है, बाद में आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो हायर्ड है इसलिए नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट हो गया। तो नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट में रिटर्न करने का पावर नहीं है, इसीलिए कैन नॉट रिकवर बैक। अभी 208 का एजेंसी का कंसेप्ट है। प्रिंसिपल जब एजेंट को कोई काम दे देता है, ऑन बिहाफ प्रिंसिपल एजेंट ने वो काम कर दिया है, बाद में वह प्रिंसिपल टर्मिनेट रिवोक नहीं कर सकता है। अजय ने विजय को बोला था गोडाउन में जो इलेक्ट्रिक गुड्स पड़ा है तू बेच दे, 10% कमीशन तुझे मैं दे दूंगा। अजय ने बोल दिया, बाद में अच्छा कोई क्लाइंट आया होगा तो अजय ने विजय को लेटर लिख के बताया अभी तुझे बेचने की जरूरत नहीं है, तुझे मैं जो बेचने का अथॉरिटी दिया था वह मैं रिवोक कर रहा हूं। अजय ने वो लेटर 3 मार्च को लिखा था और विजय को 7 मार्च को मिला था। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, 3 को भेजा था, 7 को मिला था। उससे पहले 5 को तो ऑलरेडी विजय ने सोल्ड कर दिया था, तो अभी विजय कमीशन क्लेम कर रहा है। अजय बोल रहा है मैंने तुझे मना बोल दिया था, तूने क्यों बेचा? तो क्या अजय को कमीशन पे करना पड़ेगा? हाँ, लेट वी सी 208। अथॉरिटी टर्मिनेट कर सकते हो, लेकिन अथॉरिटी यूज होने से पहले कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी को एंड एजेंट को दोनों को बता के आप पहले से कैंसिल कर सकते थे। यहाँ पे 3 मार्च वाला लेटर मिला है 7 मार्च को, और 5 को तो बेच दिया है।
बाद में अजय रिफ्यूज कर रहा है। विजय को मालूम कब पड़ा? आफ्टर सेलिंग द गुड्स। इसीलिए विजय कमीशन मांग सकता है। विजय कैन स्यू कमीशन अंडर सेक्शन 208। विजय है वो कमीशन 208 में ले सकता है। नाउ क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एज मच एज अर्न, ऐसा हमने लर्न किया है। डैमेजेस है वो कंपेंसेटरी नेचर है। आपकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है तो मैं आपसे कलेक्ट करूंगा, वो कंपेंसेटरी नेचर डैमेजेस है। क्वांटम मेरिट में आप पे से मैंने कुछ फ़ायदा लिया हुआ है तो उसकी वजह से मैं आपको पे करूंगा, वो रिस्ट्यूटरी नेचर है। इसलिए क्वांटम मेरिट का कंसेप्ट एक्सप्लेन करो और कौन से सर्कमस्टेंसेस में एक पार्टी दूसरे पार्टी पे स्यू कर सकती है। क्वांटम मेरिट कंसेप्ट जनरली जहाँ पे रेम्यूनरेशन डिसाइड नहीं किया होता है वहाँ पे अप्लाई हो सकता है, और जहाँ पे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वहाँ पे अप्लाई हो सकता है। पार्टी नॉट एट फॉल्ट, वो पार्टी एट फॉल्ट पे स्यू कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, बाकी का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट में से हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो पार्टी एट डिफॉल्ट है एंड पार्टी नॉट एट फॉल्ट है। जो नॉट एट फॉल्ट है वो तो स्यू कर ही सकती है, लेकिन पार्टी एट फॉल्ट है वो भी लमसम अमाउंट स्यू कर सकती है, वो हम आगे देखेंगे। लमसम अमाउंट स्यू कर सकती है, लेकिन बेड वर्क डिडक्ट करने के बाद। वन पर्सन रेंडर सर्विस टू अनदर, एक बंदा दूसरे के लिए काम कर रहा है लेकिन उसका रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं किया था, लाइक पास वॉलंटरी सर्विस इज नॉन ग्रेटिट्यूअस, तो लो ऐसा मान रहा है कि उसको पेमेंट करना चाहिए। जो सर्विस प्रोवाइड किया है वह सर्विस इनकम्प्लीट है, तो अदर पार्टी नॉट एट फॉल्ट है ना, पूरा काम नहीं हुआ है ना, तो वह भी स्यू कर सकती है। अग्रीड पार्टी, मैंने बोला था आपका मकान कंप्लीट करके दूंगा, नहीं किया है तो आप मुझ पे स्यू कर सकते हो। दो कंडीशन दी हुई है, कौन सी कंडीशन में आप मुझ पे स्यू करोगे? सबसे पहली कंडीशन, अभी बाकी का काम मैं नहीं करने वाला, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज हूँ और आपका कोई डिफॉल्ट नहीं है, आपने मुझे मटेरियल प्रोवाइड कर ही दिया था। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में से मैं डिस्चार्ज एंड आपका फॉल्ट नहीं है, तो ये दो सिचुएशन में आप मुझ पे जितना काम हुआ है उतना काम का भी स्यू कर सकते हो। यहाँ पे कंपेंसेटरी नेचर डैमेजेस होते हैं, जो मैंने आपको बताया, आपकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, मैं आपसे लूँगा तो वो कंपेंसेटरी नेचर। आपकी गाड़ी है और मेरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ, मेरी गाड़ी में कुछ नुकसान हुआ, मैं आपसे लूँगा डैमेजेस, वो कंपेंसेटरी नेचर। आपने मुझे कुछ गुड्स दिया, आपने मुझे कुछ सर्विस दिया और कुछ रेम्यूनरेशन डिसाइड नहीं किया था, पार्टली कंप्लीट किया था, तो जितना फ़ायदा मैंने लिया है उसका मैं पेमेंट करूँगा, वो रिस्टिट्यूटरी नेचर है, वो इम्प्लाइड है। अभी क्वांटम मेरिट के जो अलग अलग आपको पॉइंट दिए हुए हैं वो देखो। सबसे पहले एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। 5 क्लास में पीओपी करना था, 3 क्लास का काम हुआ था, बाकी का 2 का काम नहीं हुआ था, वो वॉइड है। मैंने जो काम किया था वो सेवा भावना से ग्रेटिट्यूअसली नहीं किया था। जो काम किया है उसका रेम्यूनरेशन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड डिसाइड नहीं किया था, बाकी का काम मैं करने के लिए रेडी नहीं हूँ। दो सिचुएशन है, 5 क्लास है उसमें 3 क्लास का पीओपी कंप्लीट है, तो कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, तो नॉट एट फॉल्ट है, वो 3 क्लास का पेमेंट ले सकता है। आपने मुझे काम दिया था, मैंने 5 में से 3 क्लास का काम किया है, तो 3 क्लास के बाद बाकी मैं मना बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मैं डिस्चार्ज हूँ, तो 3 क्लास का जितना काम हुआ है उतना पेमेंट मैं आपसे लूँगा। लेकिन एक ही ये बड़ा होल है, उसका आधा पीओपी कंप्लीट हुआ है, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है, तो लमसम पेमेंट मैं आपसे लूँगा, लेकिन लमसम पेमेंट में मैंने जितना काम बिगाड़ा है उसका बेड वर्क जो हुआ है वह पेमेंट है, वो आप काट के बाकी का पेमेंट मुझे पे करोगे। नाउ कंसेप्ट ऑफ को सियोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ए बी सी साथ में मिलके डी का गारंटी दे रहे हैं, यहाँ पे सेक्शन 146 147 एप्लीकेबल होगा।
को सिक्योरिटी की लायबिलिटी कितनी है, इक्वली है, डिसाइड नहीं किया है तो, डिसाइड किया है तो अप टू लायबिलिटी टेकन, ए ने 1 लाख, बी ने 2 लाख और सी ने 4 लाख, तो पहले तीनों 1-1 लाख, अभी ये निकल जाएगा, बी एंड सी 1-1 लाख, बाद में बी भी निकल जाएगा, बाद में सी अकेला 2 लाख पे करेगा, ए बी सी 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, पहले 1 लाख तीनों को पे करना है, बाकी 1 लाख दोनों को पे करना है, इसका 1 ख़त्म, इसका 2 ख़त्म, अभी बचा वो 2 अकेला सी पे करेगा, इसीलिए डी का डिफ़ॉल्ट कितनी अमाउंट का है, पहला 1 लाख तीनों को, बाद में 1-1 लाख 2 को और बाकी का 2 लाख सी का, इतना लायबिलिटी होगा। को सिक्योरिटी किसको बोलते हैं, इन को सिक्योरिटी का लायबिलिटी कंट्रीब्यूशन कैसे पे किया जाएगा। एक ही डेप्ट है, सेम डेप्ट है, एक ही लोन है, लेकिन उसमें 2 और 2 से ज़्यादा सिक्योरिटी है तो उसको को सिक्योरिटी बोलते हैं। कुछ भी एग्रीमेंट में नहीं बोला है तो इक्वली 146 बोल रहा है हर एक को सिक्योरिटी इक्वली लायबल होगा, लेकिन 147 बोल रहा है कि उन लोगों ने अमाउंट फिक्स कर दी है तो अमाउंट फिक्स की है तो जो मैक्सिमम लिमिट फिक्स की हुई है तब तक लायबल होगा इक्वली। आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आपको ब्रेक लेना है तो आप बीच में 5-10 मिनट का ले भी सकते हैं, लेकिन मटेरियल सामने रख के ही कंसंट्रेशन से ही आपको देखना है, पढ़ना है। अभी यहाँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 44 प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स व्हेन ट्रांसफर्ड, जब हम इनवॉइस बनाते हैं, प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं, तभी रिस्क ट्रांसफ़र होता है। जी ने एच को गुड्स बेचा था, एच ने केस पे कर दिया, उसका एजेंट गया गोडाउन में चेक कर लिया, गुड्स अलग रख दिया, जी ने एच को बोला तो ले जा, मुझे दूसरा माल रखना है, तो एच लेके नहीं गया, जी ने बाहर रख दिया, रेन की वजह से गुड्स लॉस हो गया, तो जी लायबल या एच, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से एच लायबल। एच ने केस पे नहीं किया होता तो यहाँ पे पेमेंट एंड डिलीवरी इररिलेवेंट है, प्रॉपर्टी इज कनेक्टेड, इनवॉइस बन गया है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है तो एच ही लायबल रहेगा। जी आउटस्टैंडिंग अमाउंट के लिए प्राइस के लिए स्यू कर पाएगा, लेकिन गुड्स लॉस हुआ है वह रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एच का रहेगा। लेट वी सी, जी ने एच को गुड्स बेचा था, तब पेमेंट नहीं मिला, लेकिन बाद में पेमेंट भी दे दिया, गुड्स पैक भी कर दिया, एच के एजेंट ने वेरीफाई भी कर लिया और केस पेमेंट भी हो गया। आफ्टरवर्ड जी ने बोला भाई तू यहाँ से लेके जा, वो लेके नहीं गया, जी ने ओपन स्पेस में रख दिया, वहाँ पे बारिश आई, गुड्स डैमेज हो गया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जी या एच? हु इज रिस्पॉन्सिबल? वो फर्स्ट केस है। सेकंड अलग है, केस से सेटल नहीं किया है तो उसका मतलब एच ने जी को पेमेंट कर दिया और पेमेंट नहीं किया, ये दो सिचुएशन है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। सेक्शन 44 अप्लाई करना है। यहाँ पे गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, रेडी है, सामने वाले को जी ने एच को बता भी दिया है डिलीवरेबल स्टेट में है एंड इंटीमेट भी कर दिया है, लेकिन रिजनेबल टाइम तक एच लेके नहीं गया है, इसीलिए एच सेलर के लिए लायबल होगा। रीजनेबल चार्जेस एंड जो लॉस हुआ होगा जी को वो सब एच ही पे करेगा, केयर, कस्टडी एक्सेट्रा। प्राइम फेसिया या बेसिकली पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तभी रिस्क ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए डैमेजेस कौन पे करेगा, एच। गुड्स किसका गया, एच। अभी पेमेंट पेंडिंग है तो कुछ डिफरेंस नहीं है, फॉलोइंग राइट अराइज होंगे। गुड्स दे दिया है तो सिर्फ बायर के अगेंस्ट में राइट है, नहीं दिया है तो गुड्स एंड बायर के अगेंस्ट में राइट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, स्यू द प्राइस, जी ने एच को गुड्स दिया है, इनवॉइस बना के दिया है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया है, तो सिर्फ प्राइस स्यू कर सकता है। डिलीवरी हुआ या नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, डिलीवरी हुआ है तो सिर्फ बायर के अगेंस्ट में स्यू द प्राइस होगा, नहीं हुआ है तो गुड्स एंड बायर के अगेंस्ट में आप राइट ऑफ लियंस प्रोपेशन ट्रांजिट भी यूज़ कर सकते हैं, गुड्स का डिलीवरी नहीं हुआ है तो।
लेकिन यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन केस पे कर दिया या नहीं कर दिया, उससे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दोनों केस में एच का ही गुड्स लॉस होगा, डैमेजेस एच को ही पे करना है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपको अलग अलग जगह पे दिया है, सीमा गीता करके, यहाँ सीमा वर्ड यूज किया है। सीमा दुकानदार के पास गई, 100 kg ऑफ बासमती राइस बोला, उसने दिखाया सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा। कंडीशन वारंटी में गुड्स एज पर सैंपल होना चाहिए, वेरीफाई करने की अपॉर्चुनिटी बायर को मिलना चाहिए, डिफेक्ट पेटेंट होनी चाहिए, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पे बासमती राइस का बोला था, शॉपकीपर ने प्राइस 125 बोला था, उसने दिखाया भी था, बाउल में दिखाया था, एग्जैक्टली सैंपल जैसा था ना वैसा ही इंटायर लॉट था। बायर कैजुअली देख भी लिया, जल्दी जल्दी में था, देख लिया, उसको मालूम नहीं पड़ा बायर को ये मिक्स राइस है, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों मिक्स है, वो बायर को मालूम नहीं पड़ा। जब राइस घर पे आए, कुक ने देखा तो बोला ये अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड नहीं है, ये डिश में टेस्ट नहीं आएगा, बासमती में लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों तरीके के राइस हैं। तो सीमा दुकानदार के पास जाती है और बोलती है दुकानदार ने मेरे पे फ्रॉड किया है, सीमा क्या सक्सेस जाएगी? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड उसके अंदर है, सीमा ने एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बोला होता तो लेंथ ऑफ राइस। फर्स्ट क्वेश्चन में सीमा सीयू नहीं कर पाएगी, सेकंड में सीमा ने डिस्क्राइब किया है तो इस पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो सेकंड केस में सीमा सीयू कर पाएगी। सीमा बासमती राइस दुकानदार के पास से लेने गई, दुकानदार ने दिखाया लेकिन उसने पूरा नहीं देख पाई, जल्दी में होगी, उसका पूरा लोट यानी टोटल गुड्स सैंपल जैसा ही था, इसीलिए दुकानदार रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन पहले से बोल दिया था सीमा ने इसी लंबाई का मुझे राइस चाहिए, दुकानदार ने नहीं दिया है तो दुकानदार लायबल है। 17(2) अप्लाई होगा, सैंपल के अकॉर्डिंगली गुड्स होना चाहिए। मैं मजाक में ऑलवेज बोलता हूँ, आधे घंटे की फर्स्ट मीटिंग होती है लड़के लड़की की, पूरा लाइफ ऐसा ही होना चाहिए, कभी होता नहीं है। लेट वी सी, बल्क कैसा होना चाहिए, सैंपल इन द क्वालिटी, जो सैंपल दिखाया था वैसा होना चाहिए। जब आपको बल्क देने के लिए आया तब रिजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, वह गुड्स अनमर्चेंटेबल नहीं होना चाहिए, वह गुड्स मार्केट में बेच पाए ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसीलिए सीमा है वो सीयू नहीं कर पाएगी। अल्दो देयर इज ए मिक्स गुड बट सीमा नॉट सक्सेस, सीमा नॉट सक्सेस। अभी स्पेसिफाइड कर दिया एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, तभी तो एज पर डिस्क्रिप्शन था, तो एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है गुड्स, तो सीमा दुकानदार पे सीयू कर पाएगी, सीमा विल सक्सीड। बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है। यहाँ पे राघव एक ऑक्शन सेल आपको मालूम है जो हराजी बोलते हैं, लोग आते हैं जो हाईएस्ट प्राइस बोलते हैं उसको हमें देना होता है। तो यहाँ पे राघव ने एंटीक वॉल क्लॉक एक दीवार पे लगाने की पुरानी अच्छी सी जो क्लॉक थी, वह क्लॉक का ऑक्शन लगाया। दीपा आई, उसने हाईएस्ट बीड किया। ऑक्शन ये जब फॉलो ऑफ हैमर करके कस्टमरी वे से जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने गया, तब बाय मिस्टेक वह जो हैमर था वो वॉच को क्लॉक को लगने की वजह से वो ब्रेक हो जाती है, डैमेज हो सकती है। दीपा बोल रही है कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाएगा, मैं लायबल नहीं हूँ, मैं डैमेज क्लॉक परचेज नहीं करूँगी। राघव ने ऑक्शन किया, दीपा ने एक्सेप्ट किया हाईएस्ट बीट से, लेकिन हैमर की वजह से वह डैमेज हो जाता है, तो कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा सेक्शन 64। ऑक्शन सेल कंप्लीट कब होता है, प्रॉपर वे से फॉलो ऑफ हैमर होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर वे से फॉलो ऑफ हैमर नहीं हुआ है, ऑक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसीलिए दीपा लायबल नहीं है, लेकिन राघव लायबल है। कंसेप्ट ऑफ ऑक्शन सेल सेक्शन 64 कैसे कंप्लीट होता है, फॉलो ऑफ हैमर से, कस्टमरी वे से। यहाँ से फॉलो ऑफ हैमर हुआ लेकिन ब्रेक हो गया क्लॉक, तो नॉर्मल पोजीशन में फॉलो ऑफ हैमर नहीं होता है, तब तक सेल कंप्लीट नहीं होता है,
इसीलिए यहाँ पे सेल नहीं हुआ है, दीपा का लॉस नहीं है, लॉस है वो राघव का होगा। क्वेश्चन 12 में 2 पॉइंट है, 1 एंड 2। सेकंड में यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, दीपा नॉट लायबल, दीपा नॉट लायबल। ऑक्शनियर है वो लायबल होगा, खरीदनार यानी परचेसर बायर डैमेजेस बे नहीं करेगा। अभी 12 का सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, एक्स ने वाई को कार बेचने का बार्गेनिंग कर दिया, एक्स वाई को बोल रहा है मैं तुझे कार दे दूंगा, लेकिन प्राइस डिसाइड नहीं किया, अनसर्टेन है रिगार्डिंग द प्राइस। तो वाई जब मांगने जाता है मुझे कार दो, एक्स ने रिफ्यूज कर दिया, तूने प्राइस कहाँ बोला था, ड्यू टू अनसर्टेनिटी इट कैन नॉट बी इन्फोर्स। सेक्शन 9 एंड 10 विल बी एप्लीकेबल। प्राइस एग्रीमेंट से डिसाइड होती है, बार्गेनिंग से डिसाइड होती है, और नहीं हुआ है डिसाइड, थर्ड पार्टी डिसाइड कर सकती हो, वो भी नहीं हुआ है तो रीजनेबल प्राइस तो पे करना ही है, इसीलिए एक से रिफ्यूज नहीं कर पाएगा। प्राइस डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, यहाँ पे वो इग्नोर किया है, लेकिन उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नॉट बिकम द अनसर्टेन, प्राइस डिटरमाइन नहीं किया उसके लिए इनवैलिड नहीं होगा। 9 एंड 10 क्या बोल रहा है, लास्ट ऑप्शन रीजनेबल प्राइस का है ही, इसीलिए एक्स का रिफ्यूज यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, रीजनेबल प्राइस पे करना है। क्वेश्चन नंबर 13, अनसर्टेन गुड्स, 100 बैग्स पड़ा हुआ है, मैंने एक का ऑर्डर दे दिया, वह लेके अलग रख दिया तो असर्टेन हो जाता है, सेट असाइड हो जाता है। अनसर्टेन गुड डिस्क्रिप्शन से बेचा जाता है, अनकंडीशनली अवेलेबल करते हैं, एप्रोप्रिएशन करते हैं यानी यूज करते हैं, तभी वो गुड्स बेचा जाता है। एप्रोप्रिएशन एक्सप्रेस होता है, इम्प्लाइड होता है, एप्रोप्रिएशन होने के बाद कंसेंट लेते हैं, पहले कंसेंट ले लेते हैं, अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन होता है। मेरा यहाँ पे सीमेंट का दुकान है, लालपुर बाईपास पे आपकी साइट चल रही है, आपको पूछ के मैंने वहाँ डिलीवरी कर दी, मेरे गोडाउन में से आप पूछ के ले गए, पूछे बिना मैंने डिलीवरी कर दी, पूछे बिना आप ले गए, तो वो सब एप्रोप्रिएशन यानी यूज ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अनसर्टेन गुड्स में सेक्शन 23 अप्लाई होगा। अनसर्टेन गुड्स में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ द गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म करने के लिए म्यूचुअल कंसेंट लेके गुड्स सिलेक्ट की जाती है। अनसर्टेन फ्यूचर गुड्स होता है, वो सिर्फ अनसर्टेन ही होता है, क्वालिटी से डिस्क्राइब करके आप परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन से फ्यूचर गुड्स परचेज किया जाता है जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ जाता है, जब अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड हो जाता है। अनकंडीशनली गुड्स आप डिलीवर करते हो सेलर के कंसेंट से बायर या बायर के कंसेंट से सेलर, आप पूछ के गुड्स ले गए और मैंने आपको पूछ के आपकी साइट पे बेच दिया, दोनों एप्रोप्रिएशन ही है। एप्रोप्रिएशन एक्सप्रेसली मैं खड़ा था आपको देख रहा था और आपने मुझे पूछा, दोनों चलेगा, इम्प्लाइड भी चलेगा, एक्सप्रेस भी चलेगा। आप गुड्स ले गए बाद में बताया और पहले बता के ले गए, यानी बिफोर और आफ्टर भी चलेगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स में बिफोर कॉन्ट्रैक्ट है तो वह सेलर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। दो सिचुएशन बोला है यहाँ पे, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। 7 एंड 8 दो सेक्शन यहाँ पे अप्लाई करना है। 7 है वो बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले गुड्स लॉस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब कोई पार्टी को मालूम नहीं था, कोई किसी को डैमेजेस पे नहीं करेगा, वॉइड एब इनिशियो। मेरा गुड्स शिप में आ रहा था, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं आपको दे दूंगा, मुझे मालूम नहीं था शिप टर्न आउट इनटू सी, मेरा गुड लॉस हुआ है, मुझे मालूम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो अमल में नहीं आएगा, कोई डैमेजेस पे नहीं करेगा। यहाँ पे भी बिफोर सेल एंड ऑल्सो आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, मेरा गुड्स कल आने वाला है, मैं कल आपको दूंगा, ये एग्रीमेंट टू सेल के बाद है, लेकिन किसी का फॉल्ट नहीं है एंड डैमेजेस हुआ है, तो एट दैट टाइम सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। 14 रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल,